यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो यहाँ पर मेंटरशिप चल रहा था इसका यहाँ पर टारगेट आज नंबर दूसरा रहेगा, ठीक है। जैसे कि जो डेट है यहाँ पर आज 28/9, ठीक है। पहला मैंने दिया था आपको 26 तारीख को, दूसरा 28 को, जो अगला आएगा वो 30 तारीख को आएगा, ठीक है। तो एक देखो पूरा शेड्यूल जो है वो मैं आपको जारी कर दूंगा आज। यहाँ पर देख सकते हो कब कब यहाँ पर होगा। और एक बात और कि जैसे देखो डे 1 मैंने आपको कब कराया था, ये कराया 26 तारीख को, वो डे 1 था। जो डे 2 करा रहा हूँ वो 28 तारीख को करा रहा हूँ। डे जो 3 कराऊंगा वो आपको 30 को करूँगा। तो ऐसे करके जो एक दिन गैप है वो गैप मैं आपको देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो मैं टारगेट आज दूंगा, ठीक है, वो आपको इतने दिन में एक जो गैप में बीच में मिल रहा है टाइम, उसको पूरा आपको लर्न करना है। जैसे आपने एक दिन में आपको पूरा टॉपिक पूरे पढ़ने और दूसरे दिन आपको आंसर राइटिंग करनी होती है, ठीक है। तो इस टाइप से मैं आपको दे रहा हूँ, राइट। या आप कर सकते हो कि 1 से 1.5 दिन में आप लिख सकते हो, या आंसर राइटिंग बाद में कर सकते हो, या पहले आंसर राइटिंग कर सकते हो। तो जो भी आपको करना है वो इससे 2 दिन में आपको जो मैं दूंगा, एक दिन आधा हो गया आपका और एक दिन आपका पूरा जो होता है उससे बीच में आपको करना होता है, राइट। और आंसर राइटिंग कोशिश करना है आपको कि जो मैं डेट दूंगा, जैसे शेड्यूल तो मैं आपको दे दूंगा आज, ठीक है। जो शेड्यूल दूंगा उससे पहले एक दिन पहले मुझे आपको जो आंसर होता है वो मिल जाना चाहिए। जैसे कि आज 28 तारीख है तो 26 तारीख वाला आंसर मुझे 28 से पहले मिल जाना चाहिए। 28 को जो कराऊंगा वो आपको 30 से पहले मुझे आंसर मिल जाना चाहिए, ऐसे करके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ से। यहाँ पर डे दूसरा है और यहाँ से जो टॉपिक हमारे होंगे ज्योग्राफी के उससे आगे के टॉपिक है, ठीक है। जैसे कि यहाँ से इसका अगला चरण है जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी जो है, और समुद्री विज्ञान, इसको देखेंगे आज, ठीक है। भूआकृति विज्ञान के बाद वायुमंडल और महासागरों की गतिशीलता को समझना आवश्यक होता है, क्योंकि यहाँ पर उसके आगे टॉपिक रिलेट होते हैं, ठीक है। और यहाँ से देखेंगे मुख्य टॉपिक हमारे कौन कौन से। पहला टॉपिक है हमारा वायुमंडल की संरचना, ठीक है। ये वैसे टॉपिक है, ये नंबर पहला। तो ऐसे क्या होता है, इसके संगठन क्या होते हैं, वायुमंडल की संरचना, इसके संगठन क्या होते हैं, इसके तापमान में परतों में क्या प्रभाव होगा, क्षोभ मंडल को लेकर, समताप मंडल और मध्यमंडल को लेकर, ठीक है। इसके बारे में आपको जाके टॉपिक पे पढ़ना है। जो मैंने आपको बुक्स बताई थी बुक्स में मिलेगा आपको, ठीक है। अगर मैथ्स बनने वाला आपने बुक ले लिए वहाँ पे भी मिलेगा, राइट। मार्जिनेशन बुक है तो वहाँ पे भी होगा। और यहाँ से जब एनसीईआरटी कुछ टॉपिक एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगे, जो भी आपके पास मटेरियल है वहाँ से भी इन टॉपिक को अच्छे से कवर कर सकते हो, याद कर सकते हो, ठीक है। और क्या करना है, एक अच्छा सा देखो अपनी कॉपी A4 पेपर को लेकर के स्टेबल करके बनानी है, या पतली पतली सी कॉपी आप ले लो, ठीक है। 100-200 पेज की आप 2-3 कॉपियाँ ले लो, ठीक है। उसमें क्या करना है, स्टार्ट करना है सितंबर से, जो स्टार्ट हुआ है 26 तारीख से। तो आपको उस टॉपिक पे आपको डेली जैसे याद किया तो उस टॉपिक का पॉइंट आपको नोट कर देना है, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको नहीं याद हो रहे हैं, जो पूरा नहीं लिखना है उसमें कि आपने पूरा उठाना शुरू कर दिया, नहीं। जो टॉपिक आपको यहाँ से इसमें समझ है या फिर आते हैं तो ठीक है, जो नहीं आते उसको टॉपिक को की पॉइंट सिर्फ यहाँ पे आप उसको नोट कर सकते हो, ठीक है। ऐसा करना है। तो क्या होगा, पूरा आपको जो ये खत्म होगा दिसंबर में तो उसका पूरा एक अच्छा सा नोट्स बन जाएगा। वो आपका काम आएगा क्या, जब यूपीएससी प्रीलिम्स देंगे तो एक बार दोहराने के भी काम आएगा। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक वहाँ से आप पढ़ो, अगर आप बना के रखे होगा तो आपको पता होगा वो सब, ठीक है। तो इस वजह से कह रहा हूँ भी आप लिखते चलो पॉइंट, और यहाँ पर आगे अपना लर्न करने का भी अच्छा हो जाएगा। और जो आंसर राइटिंग कर दो इसका भी एक पूरी कॉपी बन जाएगी, तो इससे भी कुछ क्वेश्चन बीच में प्रीलिम्स के बन सकते हैं। तो ये सब बातें आपको याद रखना है। तो ऐसे देखो ये टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, राइट। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से ये जो इसमें है क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया, सब आपको पढ़ना है। अगला टॉपिक यहाँ पर वायुमंडलीय जो आप पर परिसंचरण होता है, उसमें क्या होती है, उसमें वायुदाब पेटियाँ होती हैं, ठीक है। इसमें कुछ पवनें होती हैं, राइट। व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, है ना, ध्रुवीय पवनें और फेरेल का नियम। जितने मैं टॉपिक बताऊँ उससे उतने ही टॉपिक को आपको फोकस करना है, ठीक है। क्योंकि जो यहाँ पर मेंस में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो, और प्लस जो यहाँ पर पूछी जाने की उम्मीद है वो, उस टॉपिक को यहाँ पर लिया गया, सभी टॉपिक को नहीं लिया। जैसे पवनें तो बहुत सारी है, बहुत सारी पवन आप देखोगे खोल के तो कम से कम यहाँ पे आपको 2-3 पेज भर जाएगा, इतनी सारी है। उतनी नहीं करनी जितनी आपको बताई जानी, सिर्फ उतना आपको यहाँ से कवर करना है। कौन से टॉपिक में, वायुमंडलीय परिसंचरण को लेकर के, ठीक है। इस टॉपिक में आपको ये सब मिल जाएगा। उसके बाद अगली होती है जलवायु कारक। इसी में टॉपिक अगला जलवायु कारक, उसमें आपको जेट स्ट्रीम, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ, वाताकर क्या होते हैं, ठीक है, समशीतोष्ण जो शीतोष्ण वाताकर क्या, चक्रवात क्या होते हैं, टेम्परेचर जो साइक्लोन है ये क्या होते हैं। तो इनके बारे में आपको यहाँ से पढ़ना है। कैसे लिखोगे आप, पूरा बनाओगे, कॉपी लिखोगे, इसमें लिखोगे जलवायु के कारक, इस टॉपिक डाल के ये तीनों जो टॉपिक हैं इसके नीचे आप अपना पॉइंट्स लिख जाओगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है, जो आपको नहीं याद हो रहे हैं, या फिर आपको जैसे आपको लिखना है अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हो। एक और कॉपी आपको बनाना है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रीलिम्स का मैं कराऊंगा आपको, तो ये मेंटरशिप के अकॉर्डिंग आपको टॉपिक बताऊंगा किस टॉपिक में, वो सब चीज़ आप वहाँ से पढ़ लो, ठीक है। दोबारा आपको नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो अभी टाइम है, आप इतना कर सकते हो, राइट। आगे डी नंबर है भारतीय मानसून। इसमें क्या है, भारतीय मानसून में देखो मानसून की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, इसके सिद्धांत क्या होते हैं, ठीक है, तापीय और गतिशील, एल नीनो क्या होता है, लानिना क्या होता है, इसका ईएनएसओ और का प्रभाव पड़ता है इसमें। तो ये सब आपको भारतीय मानसून से पढ़ना है, ठीक है। ये सब मेंस का टॉपिक बता रहा हूँ मैं, है ना, आंसर लिखने के, और इसी से कुछ प्रीलिम्स के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट निकालेंगे। बाकी जब प्रीलिम्स का करेंगे तो प्रीलिम्स के यहाँ पर क्या क्या चीज़ें, इसमें कुछ और चीज़ें बढ़ जाएगी, जैसे भारतीय मानसून है इसमें चीज़ें और बढ़ जाएंगी प्रीलिम्स में, ठीक है। तो वो चीज़ अब प्रीलिम्स हम लोग करेंगे। अभी यहाँ पर मेंस का टाइम है करीब 2-3 महीने, तो इसको अच्छे से कवर कर लेते हैं।
और करीब 5 महीने आपको मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए बहुत रहेगा, उसको वहाँ से कवर करेंगे। ठीक है, अगला समुद्री विज्ञान। समुद्र विज्ञान में क्या है, महासागरीय तापमान और लवणता ये देखना है। ठीक है, महासागरीय धाराएं क्या होती हैं, उनके प्रकार के जो तटीय क्षेत्रों से क्या प्रभाव पड़ता है, सब आपको यहाँ से कवर करना है। राइट, तो ये सब चीज़ आप इसका नोट्स अपना बनाओगे। आप आगे देखते हैं। अगला यहाँ पर मेंस के लिए क्वेश्चन आ गया, उसी टॉपिक पर क्वेश्चन आ गया। पहले क्या था, वायुमंडल परिसंचरण था, है ना, तो यहाँ से क्वेश्चन आ गया उसी को लेकर के। जो दाब पेटियाँ हैं, जो प्रेशर बेल्ट होती है, उसके मौसमी स्थानांतरण जो सीजनल होते हैं शिफ्ट, उसका वर्णन कीजिए। ये परिवर्तन भारतीय मानसून की क्रियाविधि को किस प्रकार प्रभावित करती हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, कितने शब्दों में, 250 शब्दों में आपको आंसर लिखना है ये। ठीक है, कैसे लिखोगे, देखो आपको आंसर ना डिवाइड कर देना है पार्ट में। कैसे डिवाइड करोगे, पहले आपको 30 शब्द में आपको इंट्रोडक्शन देना है, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। 30 शब्द में इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, उसके बाद जो मेन बॉडी रहेगी, है ना, उसमें आपको 180 शब्द देना है, 180 वर्ड। राइट, जो आपका लास्ट में निष्कर्ष होगा वो आपको करीब 40 शब्द का, 30 से 40 शब्द, है ना, ऐसा। तो कितना हो गया, 8 3 11, 210 और 240 शब्द हो गया आपका, है ना, 240 250 अप्रॉक्स में चलता है इतना। तो इतनी चीज़ आपको ऐसे माइंड में बना के चलना है, 250 वर्ड के जो क्वेश्चन है उसमें, है ना। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है जो भी आप क्वेश्चन लिखोगे। तो स्टार्ट कहाँ से करोगे क्वेश्चन का, देखो स्टार्ट जो करेंगे यहाँ पर लिखेंगे थी इंट्रोडक्शन में कि दाब पेटियों की अवधारणा संक्षेप में बताना है, कि यहाँ पर थोड़ी सी बताएंगे बात कि जो पृथ्वी है उसके मुख्य जो 7 दाब पेटियाँ, जिसमें से 4 निम्न और 3 उच्च होती हैं। ठीक है, ऐसा बताएंगे। और ये बताएंगे कि यहाँ पर ये पेटियाँ सूर्य की सापेक्ष स्थिति के कारण उत्तरी गोलार्ध में गर्मियों में उत्तर की ओर और सर्दियों में दक्षिण की ओर खिसकती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ये पॉइंट आपको जरूर ऐड करना है। ठीक है, तो आपको इंट्रोडक्शन में ये पॉइंट ऐड करना है। उसके बाद मेन बॉडी में क्या पॉइंट ऐड करेंगे, इसी में मेन बॉडी में पॉइंट ऐड करना है कि यहाँ पर ग्रीष्मकालीन स्थानांतरण जो होता है, इसमें बताना है इसके बारे में, क्योंकि जो ग्रीष्मकाल में सूर्य के उत्तरायण होने पर जो ITCZ होता है उसकी ओर उत्तर की ओर पर खिसक कर गंगा की जो मैदान है उस तक आ जाता है, इसे मानसून गर्त कहा जाता है। ठीक है, इसी में पार्ट 2 में बताएंगे, भाग 2 में इसमें कि मानसून का क्या प्रभाव पड़ता है इसमें। देखो ITCZ का जो उत्तर की ओर पर खिसकना भारतीय उपमहाद्वीप में एक तीव्र निम्नदाब क्षेत्र बनाता है। ठीक है, यही पर क्या होता है, निम्नदाब क्षेत्र जो होता है हिंद महासागर के उच्च दाब जो मानसूनी हवाएं उसके दक्षिण पश्चिम मानसून में अपनी ओर आकर्षित करता है इसे। ठीक है, और ये पवन की दिशा को उत्क्रमित करता है, जो मानसून की यहाँ पर सबसे लंबी विशेषता बताता है। ठीक है, तो 2-3 मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको होता है, बाकी अपने से पॉइंट को ऐड करना है। राइट, इसका जो निष्कर्ष होगा, निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, निष्कर्ष में आपको लिखना है, अंत में बताएंगे निष्कर्ष में जो लिखेंगे आप, इसमें लिखना है कि जो दाब पेटियाँ होती हैं इसका मौसमी बदलाव भारतीय मानसून का मूल गतिविधि सिद्धांत है, जो देश के यहाँ पर जलवायु कृषि उसकी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। ये पॉइंट लिखना है निष्कर्ष में। ठीक है, तो स्टेप से आपका आंसर पूरा होगा। ठीक है, मैं बीच बीच के स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, क्या क्या पॉइंट नोट करना है, तो सब पॉइंट आपको उसमें डालने हैं। आगे रहते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका 150 वर्ड का लिखना है। ठीक है, 150 वर्ड में कैसे करेंगे, देखो 150 वर्ड में आपको लिखना है, पहला बताना है आपको कि मुख्य फोकस बताना है कि क्या व्याख्या करने का तरीका। इसमें देखो कैसे बताएंगे कि यहाँ पर परिचय देंगे 20 शब्द में। ठीक है, और जो आपका मेन बॉडी रहेगी वो 100 रहेगी। ठीक है, 120 हो गया, 30 शब्द में आपका डिस्कस रहेगा। इस टाइप से करना है यहाँ से। तो देखो यहाँ से लिखेंगे जो बताएंगे कि पवने क्वेश्चन क्या है, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक है, उसको व्याख्या करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसको क्या होगा। यहाँ पे लिखेंगे आप, इसमें आपको स्टार्ट करना है, महासागरीय धाराओं की परिभाषा बताएंगे क्या होती है, कि महासागरीय धाराएं महासागरों में पानी की निश्चित दिशा में होने वाले बड़े संचलन होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट इतना आपको इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग जरूर करना है यहाँ से। सेकेंड बात, मेन पार्ट में लिखेंगे आप, यहाँ पर जो पवनें होती हैं ये प्रचलित पवनें जैसे कि व्यापारिक पवनें जल को बहा ले जाती है, और सबसे प्रमुख कारण यहाँ पर जो कोरलिस बल है उसकी पृथ्वी के घूर्णन के कारण की दिशा बदलती रहती है। राइट, तापमान निरंतरता में अंतर घनत्व को गर्म कर देता है और खारा पानी जो है उसको हल्का कर देता है, ये पॉइंट बताएंगे। राइट, और यहाँ पर उदाहरण के साथ बता देंगे कि जो मत्स्य है जहाँ पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वहाँ प्लैंकटन जो होती है उसकी वृद्धि होती है, जिससे यहाँ पर उत्कृष्ट मत्स्य क्षेत्र बनते हैं। उदाहरण के लिए जापान के पास यहाँ पर जो क्यूरेसिको है उसमें गर्म जो ओयासिरो है यहाँ पर ठंडी धाराएं होती है, उसको लेकर के बताना पॉइंट आपको। ठीक है, या अपने टाइप से भी स्टार्ट कर सकते हो पॉइंट, अपने जो पॉइंट रहेंगे वो ऐड कर सकते हो, क्योंकि मैं बीच बीच के कुछ पॉइंट बता रहा हूँ जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इसके। ठीक है, मौसम क्या होता है, गर्म धाराएं और तटीय जो मौसम गर्म होती है इसमें रखती हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए गल्फ स्ट्रीम यूरोप को गर्म रखती है। ठीक है, और ठंडी धाराएं तटीय क्षेत्र उसकी शुष्कता को लेकर मरुस्थल में लाती हैं, जैसे कि पेरू हम्बोल्ट की धारा। ठीक है, ये निष्कर्ष में आप बताएंगे कि यहाँ पर जो महासागरीय धाराएं केवल जल की गति नहीं बल्कि वैश्विक ऊर्जा वितरित करते हैं, यहाँ पर जैव विविधता मानव अर्थव्यवस्था को सीधे प्रभावित करती है। तो ये पॉइंट आप इसमें बताएंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ से देखो, क्वेश्चन जरूरी नहीं कि आप जब मैं पॉइंट बता रहा हूँ पॉइंट नोट करो। ठीक है,
ये पॉइंट मैं की पॉइंट बताता हूँ, कुछ की जैसे पूरा आंसर लिखा आपने की पॉइंट कहीं पर डाल सकते हो इनको, ठीक है। स्टार्ट अपने आप से करना है आपको। वैश्विक जलवायु कारक क्या होते हैं? एल नीनो, ला नीना की घटनाओं में से अंतर स्पष्ट करना है और भारत के मौसम की कृषि के विपरीत इनके प्रभाव की आलोचना मूल्यांकन करना है। 250 शब्द में, ठीक है। तो 250 वाला पहले बता चुका था कैसे कैसे कितना वर्ड में लिखना है, ठीक है। तो सीधे से आंसर को डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे देखो, पहले आपको बताना है कि जो इसका परिचय देंगे, इंट्रोडक्शन है ना। ईएनएसओ जो है हमारी, ईएनएसओ के बारे में बताएंगे कि ईएनएसओ क्या है, राइट। इसका परिचय देंगे, बताएंगे कि यहाँ पर लीनो और लानिना एक व्यापक घटना है, ठीक है। ईएनएसओ के दो विपरीत चरण हैं जो प्रशांत महासागर के होते हैं, ठीक है, प्रशांत महासागर में होते हैं और वैश्विक मौसम को प्रभावित करते हैं, ये बात बताना है। मुख्य भाग में या मेन बॉडी में बताएंगे आप कि एल नीनो मध्य पूर्वी प्रशांत महासागर में जल का असमान रूप से गर्म होना होता है। सेकेंड पॉइंट, ला नीना जो होता है, मध्य पूर्वी प्रशांत महासागर में जल का असमान रूप से ठंडा होना, यह समानता स्थिति का अधिक तीव्र होना तब माना जाता है, ठीक है। इसी में अगला पॉइंट है भारत में विपरीत प्रभाव, इस पर देखे गए थे क्योंकि यहाँ पर एल नीनो का प्रभाव भारतीय मानसून में दौरान समुद्र पर उच्च दाब बनता है, जिससे क्या होता है मानसूनी हवाएं कमजोर हो जाती है और वर्षा कम होती है और ये अक्सर सूखे का कारण बनता है। कृषि, खाद्य सुरक्षा, इस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। एक पॉइंट और है, ला नीना का प्रभाव भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्न वायु जो क्षेत्र होता है वो मजबूत होता है, जिससे क्या होता है मानसूनी हवाएं मजबूत होती हैं और वर्षा अधिक होती है और ये अक्सर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करती है और फसलों के बुनियादी ढांचे उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, याद रखना है। और निष्कर्ष में लिखेंगे, इसमें निष्कर्ष में लिखेंगे कि यहाँ पर जो ये दोनों घटनाएं भारतीय मानसून जो है या मौसम है उसकी चरम स्थितियों, सूखा, बाढ़ इसकी ओर ढकेलता है, ठीक है। एल नीनो आमतौर पर देश की जो कृषि व्यवस्था उसको अधिक हानिकारक बनाता है, ठीक है। और आप इन संरचनाओं को उपयोग करके उन्हें समझा सकते हैं कि आप जैसे कि जो क्यों ऐसे होता है ना, क्या होता है, कुछ पॉइंट पे आप अपने निष्कर्ष में एक दो दे सकते हो, इसे करके अपना पूरा निष्कर्ष लिखना है। तो इस टाइप से तीनों क्वेश्चन आपको कवर करने हैं, राइट। अब प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से प्रीलिम्स का क्वेश्चन यहाँ से इसमें बोला है, इसमें है जहाँ जलवायु परिवर्तन समुद्र विज्ञान, हाँ यहाँ पर बोला कि 6 स्टेटमेंट वाइज यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन को। पहला, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत जहाँ मौसम संबंधी लगभग सभी घटनाएं होती हैं। पहली बात क्या होगी, पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा ये सही है, ठीक है। दूसरी बात है, समताप मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता रहता है, समताप मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है, ये बात गलत है क्योंकि समताप मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, घटता नहीं है, क्योंकि ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। सेकंड बात गलत हो गई। तीसरी बात बोला है, ओजोन परत मुख्य रूप से समताप मंडल में पाई जाती है, ये बात करेक्ट है। तो 1 और 3 बात हमारी करेक्ट है। आंसर क्या होगा, पहले का आंसर हो जाएगा 1 और 3, मतलब 20 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले जेट स्ट्रीम के संबंध में विचार करना है, ठीक है। पश्चिमी जेट स्ट्रीम भारतीय उपमहाद्वीप में शीतकालीन मौसम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी जेट स्ट्रीम शीतकालीन वर्षा, पश्चिमी विक्षोभ के लिए यहाँ पर, और पूर्वी जेट स्ट्रीम ग्रीष्मकालीन मौसम को गति देने के लिए आवश्यक होते हैं। पूर्वी जेट स्ट्रीम का संबंध मुख्य रूप से ग्रीष्मकालीन मानसून से विस्फोट होता है, ये भी बात करेक्ट है। दोनों बात एकदम सही है। आंसर क्या होगा, सेकंड का दोनों करेक्ट है, तो सी। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होती हैं? महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होती हैं कौन? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से, देखो पहला पृथ्वी का घूर्णन, ठीक है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि महासागरीय धाराएं जो होती हैं इनको प्रभावित करने वाले कारक पवने, तापमान, लवणता, पृथ्वी का घूर्णन, कोरियलिस बल, ठीक है, और तटों की आकृति सभी यहाँ पर इसमें शामिल होती है, ठीक है। ये सभी यहाँ पर इसमें शामिल होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आंसर यहाँ से डी सही है। क्वेश्चन नंबर अगला है, चौथा नंबर क्वेश्चन, भूमध्य रेखीय प्रतिधारा के संबंध में विचार करना है। ये प्रशांत महासागर में पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर प्रतिधारा उत्तर से दक्षिणी भूमध्य रेखीय धाराओं के बीच पूर्व की ओर बहती है। ये एक गर्म जलधारा है, ठीक है, याद रखना है। यहाँ पर बोले ठंडी जलधारा तो गलत होगी बात। ये उत्तर पूर्वी दक्षिण जो भूमध्य रेखीय धाराओं के बीच स्थिर होती है, ये बात सही है, ठीक है। तीसरी बात गलत होगी। आंसर क्या होगा, केवल 1 तो करेक्ट है, तो 1, 2 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, 5वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बल कोरियलिस बल के प्रभाव से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से, कोरियलिस बल
पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है, जो पवन और जल धाराओं जो होती है उसकी दिशा को विक्षेपित करता है। ठीक है, पृथ्वी का घूर्णन, बी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विषुवत रेखा के पास चक्रवात क्यों नहीं बनते हैं? विषुवत रेखा के पास चक्रवात क्यों नहीं बनते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कोरिलेस बल का अभाव या नगण्य होना। ठीक है, क्या होगा? ये इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पर चक्रवात को घूमने के लिए कोरिलेस बल की आवश्यक होता है, जो विषुवत रेखा पर नगण्य होता है, इसलिए यहाँ पर ये नहीं बनते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस टाइप से देखो, जो यहाँ पर मेंस के क्वेश्चन थे, ठीक है, और मैंने डिस्कस कर लिए तीनों, और जहाँ पर प्रीलिम्स के क्वेश्चन थे वो भी मैंने आपको यहाँ से डिस्कस किए। राइट, तो आपको क्या करना है, इन्हीं क्वेश्चन को जाके और भी आपको पहले इतने टॉपिक जो मैंने बताया वो टॉपिक को आपको कवर करना है, पढ़ना है। ठीक है, पॉइंट बनाना है, उसके बाद अपना अगले दिन आंसर लिखना है। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ के तो आपको देखो क्या, अब एक कोई सिस्टमेटिक तैयारी करना है। ठीक है, ज्योग्राफी का पूरा अच्छे से पूरा कर जाना है, उसके बाद हिस्ट्री का करेंगे, पॉलिटी का करेंगे, ऐसे करके पूरा 3 महीने में इसको कवर करा जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर ये सब खत्म करने के बाद स्टार्ट करेंगे प्रीलिम्स का बिल्कुल अलग से देखेंगे, और यहाँ से ये सब चीज़ें इसमें शामिल करेंगे जो हम लोग करते जा रहे हैं मेंटरशिप में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको यहाँ से हेल्प भी मिलेगी बहुत सारा। ठीक है, तो टॉपिक तैयार करना है अच्छे से, और अपने खुद से भी आंसर बनाने की प्रैक्टिस करना है कि आप पूरा एक मेंटरशिप की कॉपी बनाना है। अगर अच्छे से तैयारी आपको करना है, यूपीएससी अगर एग्जाम आपको निकालना है तो इतनी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप प्रीलिम्स की तैयारी करोगे तो आपका मेंस निकल जाए, तो मेंस का भी आपको आंसर राइटिंग जरूर करना होता है, क्योंकि यहाँ पर एक दिन में आपको 40 क्वेश्चन लिखने होते हैं, पता होना चाहिए, है ना। पता होगा, जो लोग सीरियस उनको पता है, क्योंकि एक दिन में 2 पेपर होते हैं, GS 1 2। ठीक है, उसमें क्या होगा, 20 क्वेश्चन सुबह हो गया, 20 क्वेश्चन इवनिंग वाले शिफ्ट में, 40 क्वेश्चन आपको लिखने होते हैं। मैं सिर्फ आपको 3-5 क्वेश्चन ही दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने आज 3 ही क्वेश्चन दिए, अगली बार से 5 क्वेश्चन फिर से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो आपको रोज 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और लिखना है, अच्छे से उनको याद भी करना है। ठीक है, इतना काम को करना है रोज। तो एंड करते हैं इसको, बाकी और लोग को आप जोड़ सकते हो, PDF भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, कुछ जैसा भी रहेगा आप यहाँ पर शेयर करोगे, और जो इसका शेड्यूल रहेगा मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगा, वहाँ पर देख पाओगे। ये तो अगला जो रहेगा ये मेंटरशिप का, वहाँ पर भी ऐड कर दूँगा उसको। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।